आज हम लोग चौथे यूनिट चैलेंज ऑफ एजुकेशन में आगे पढ़ेंगे, जिसमें छात्र असंतोष या अशांति के रूप में है। पहला है छात्र असंतोष क्या के बारे में कि छात्रों किसी भी शिक्षण संस्थान में जहां छात्र और टीचर के बीच स्टूडेंट के संबंध हैं, उन संबंधों से संबंधित होने के साथ साथ आज वर्तमान शिक्षा प्रणाली में जो छात्रों के संबंध दैनिक जीवन में देखे जा रहे हैं, वर्तमान शिक्षा प्रणाली के तहत जो छात्र आजकल दंगा फसाद और इस तरह के रणनीतियों में शामिल पाए जा रहे हैं, इसके कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी युग में हुआ। अगर हम प्राचीन काल में भी देखें अपने शिक्षा के इतिहास में, तो पहले भी था, लेकिन दोनों में अंतर इतना था कि उसकी प्रकृति बिल्कुल नगण्य थी और आज की जो छात्र असंतोष की जो प्रकृति है वो डिफरेंट है, यानी तीव्र है। और ये देखने से ये पता चल रहा है कि ये जो तीव्र होने के कई कारण हैं, ये तीव्र होने के जो लक्षण हैं, ये इस वजह से इस तरह से छात्र असंतोष बढ़ता जा रहा है। पहले वैदिक काल में पिता पुत्र की तरह संबंध होते थे छात्रों में और टीचर के बीच, तो उनके रिलेशन वहाँ अच्छे सुदृढ़ हुआ करते थे। मध्यकाल में थोड़ा फॉर्मल हुआ, फॉर्मल से उस समय दंड की प्रक्रिया को बढ़ानी पड़ी छात्रों पर। फिर ये आधुनिक युग में यही हम देख रहे हैं कि अभी स्वतंत्रता के बाद लगभग 50 से 60 वर्षों के बीच में जो छात्रों में असंतोष की जो भावना डेवलप हो रही है, वो कई कारण उसके सामने आए हैं। चाहे वो ये कह लें पुरानी पीढ़ियों और नई पीढ़ियों के एडजस्टमेंट का प्रॉब्लम हो, या डिफरेंट जितने भी सोसाइटी से संबंधित हैं, तो वो उन सभी कारणों का मूलभूत कारण है वो इस प्रकार हैं। छात्र असंतोष के कारणों में एक है सामाजिक कारण। सामाजिक कारण आज के समाज जो देखने में आ रहा है कि पूरे समाज में जो शिक्षा की प्रणाली है वो सामाजिक दृष्टिकोण भी उसमें निर्भर कर रही है, उसके मानव मूल्यों से संबंधित या उनकी हरास होता जा रहा है। यानी सामाजिक मूल्यों का हरासमेंट होने से बच्चे में जो व्यवहार परिलक्षित हो रहा है, वो व्यवहार कहीं न कहीं असंतोष के रूप में दिखता है कि वो धारणा का या टीचरों के असम्मान की सम्मान कम करने का, या डिफरेंट जो भी छात्रों में असंतोष की भावना पैदा होती है, वो एक सामाजिक के मूल्यों की गिरावट के कारण भी देखने को मिल रहा है, जो उनके व्यवहार में परिलक्षित होता है। दूसरा है राजनीतिक। छात्र असंतोष का कारण जो है राजनीतिक कारण भी है। पहले जो छात्र असंतोष थे उसमें इस तरह की राजनीतिक चीजें नहीं आती थी। जब हम पहले वाले चीजें देख रहे हैं, जो तीव्रता बढ़ी है, तो कहीं न कहीं पॉलिटिक्स भी ये जिम्मेदार है। हम गलत स्वार्थपूर्ण राजनीति को देख लें, वो कहीं न कहीं हवा देते हैं, छात्रों को अपने साथ शामिल कर लेते हैं, शिक्षा की प्रणाली में कुछ ऐसी चीजों को समाहित करते हैं ताकि छात्र संघ उनके साथ वो शामिल हो जाएं और उनकी जो वोट की राजनीति है पॉलिटिक्स में, वो उनके हिसाब से अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए वो कभी धारणा, कभी प्रदर्शन, कभी कहीं शामिल छात्रों को कर लेते हैं। तो इस तरह भी छात्र असंतोष बढ़ता है, यानी छात्र असंतोष यानी शिक्षा प्रभावित होती है। अगला है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण भी है छात्र असंतोष के कारण, क्योंकि ये इस समाज में भारतीय समाज में देख लें, हायर और एक हायर क्लास की तबका है और दूसरा है एक निम्न क्लास का। ये दोनों में काफी इकोनॉमिकल डिफरेंस आ रहा है। तो कुछ लोगों के तो सुख सुविधाएं प्रावधान सब कुछ मिलता है, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको आर्थिक दृष्टिकोण से उनको उतना संबल नहीं होते, तो साधनों की कमी पाई जाती है, तो कुछ पेरेंट्स के नहीं कर पाते उतना। तो ये आर्थिक रूप भी कहीं ना कहीं निर्भर करता है छात्र असंतोष के लिए उसके उत्पन्न करने में। तो इससे भी ये देखा जा रहा है कि आर्थिक दृष्टिकोण से जो पिछड़े हुए परिवार हैं या घर, उनका उनके जीवन पर असर पड़ता है और छात्र असंतोष की भावना कहीं ना कहीं डेवलप होने में सहायक होती है। चौथा कारण है शैक्षिक कारण। शैक्षिक कारण में हम ये देख रहे हैं कि प्राचीन काल का जो शैक्षिक माहौल था या शिक्षा से संबंधित जो पाठ्यक्रम थे, वो काफी उनके जीवन में उपयोगी होने वाली चीजें थी।
आजकल जो शिक्षा है पूरा सैद्धांतिक बेस आधारित है, जो जीवन से कहीं कहीं समस्याओं का समाधान भी नहीं देता, यानी जीवन में उतना उपयोगी नहीं हो पाता है हर तरह जो अभी वर्तमान में चल रही है। तो शैक्षिक कारण भी है कि छात्रों को कहीं ना कहीं ये संतोष की भावना फैलती है, और ये नीतियों के निर्माण में भी जो है ना कहीं ये है शैक्षिक, हम कैरिकुलम बना रहे हैं, पाठ्यक्रम के साथ साथ जो स्ट्रेटेजी नियम या विधियों से पढ़ा रहे हैं वो सुटेबल नहीं बैठ रहा है, कहीं ना कहीं कुछ कमियां होती हैं जो शिक्षा के तहत पाई जा रही हैं। इससे भी छात्र संतोष भावना को पैदा होने में सहायता होती है। तो ये देख रहे हैं कि इस तरह से छात्र संतोष बढ़ता जाता है। अगला है प्रशासनिक, यानी इस कार्य को देखरेख के लिए, यानी चाहे पूरे प्रशासन यानी पदाधिकारी जो हैं, जो ऑफिसर हैं, इन कार्यक्रमों को लागू करने के लिए, शिक्षा से संबंधित जो लागू करने के लिए आला अधिकारी हैं, वो कहीं न कहीं अपने भ्रष्ट से लिप्त हैं, या ये अपनी मोनोपोली चला रहे हैं, या कुछ नीतियों के निर्माण होने के बावजूद भी, इतनी पॉलिसियां आयोग स्वतंत्रता के बाद बनी, उनके बावजूद भी वो सही ढंग से इम्प्लीकेशन नहीं हो रहा है, और वो नहीं होने के कारण छात्रों में कहीं ना कहीं असंतोष की भावना जागृत होती है। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि छात्र असंतोष के ये मूलभूत कारण सामने आती है। इसके अलावा भी कुछ अन्य कारण हैं। अन्य कारणों में है शिक्षकों द्वारा सम्मान एवं प्रतिष्ठा का खोना। आज के शिक्षक और प्राचीन काल के शिक्षकों के सम्मान की तुलनात्मक एक दृष्टिकोण पैदा हो रही है छात्रों के बीच में, कि पहले जो एक ही टीचर, जो प्राचीन काल में वैदिक काल में एक ही टीचर इतने सुदृढ़ व्यवस्था के रूप में उस काल में पढ़ाई करा लेते थे या कर लेते थे, या उस समय की सामाजिक की रूपरेखा के हिसाब से वो शिक्षा वो व्यवस्थित रूप सुचारू रूप से चल पा रही थी, आज उसमें कहीं न कहीं शिक्षक के सम्मान में गिरावट देखने को मिल रही। इसके भी कई कारण हैं। स्वतंत्रता के समय शिक्षक वर्ग का भाग्य लेने में नगण्य होना, यानी स्वतंत्रता जब आंदोलन चली थी, जब ये छात्र संघ की बात जो हुई, उस स्वतंत्रता के समय में छात्र संघ नगण्य रूप से भाग ले रहे, शिक्षक वर्ग उसमें कम शामिल हुए। हालांकि छात्र तो थे, उन्होंने भाग लिया है, लेकिन स्वतंत्रता के शिक्षक वर्ग जो है उतना हावी नहीं, इसमें हावी नहीं हुआ या आगे नहीं रह पाया जितना होना चाहिए। तो इस स्थिति में भी एक अंदर कहीं न कहीं ये रह गई कि इससे असंतोष बढ़ा छात्रों में कि स्वतंत्रता के समय शिक्षक वर्ग जितने जुड़ने चाहिए थे उतने नहीं जुड़ पाए। कई कारण थे उनके। ब्रिटिश काल में शासन के समय में जो शिक्षक थे वो नियमों से बंधे हुए थे, इस वजह से भी कई कारण उजागर हुए। आगे है 30 वर्षों से शिक्षा प्रगति की आलोचना, यानी छात्रों के अंदर बचपन से ही जब भी वो कहीं भी सूचना से संबंधित सूचनाएं जो प्राप्त करते हैं कि हाँ हमारी शिक्षा में ये कमियां हैं, ब्रिटिश काल के द्वारा निर्मित की गई शिक्षा पद्धति आज भी कहीं ना कहीं उसके प्रभाव देखने को मिल रही है। तो इस तरह की शिक्षा की जो कमियां बार बार बच्चे के अंदर आने से भी अपने शिक्षा के प्रति जो उदासीनता की भाव डेवलप हो रही है, कहीं ना कहीं ये असंतोष पैदा करने में सहायक बन रही है। अगला है शिक्षक का आर्थिक एवं सामाजिक स्तर निम्न होना। जो आज टीचर की स्थिति है, इकोनॉमिकल हो या सोशल रूप में, ये कहीं न कहीं पहले की तुलना में नगण्य हो रही है। हो सकता है कि देखने में पहले हम स्रोत इकोनॉमिकल डेवलपमेंट नहीं था, लेकिन उनका सामाजिक स्तर बहुत ही अच्छा था। समाज में एक गौरवपूर्ण सम्मान से देखा जाता था एक टीचर के लिए। आज वो चीजें नहीं हैं। कई कारण हैं इसके लिए, आर्थिक और सामाजिक, ये दोनों कारण शिक्षक की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं नगण्य होने के कारण बच्चे के अंदर ये शिक्षा के प्रति या शिक्षक के प्रति दोनों के लिए उस सम्मान में थोड़ा गिरावट देखने को आई है। इससे भी बच्चों के अंदर जो है असंतोष की भावना पैदा हो रही है। आगे है शिक्षक परीक्षाओं के लिए तैयार करने वाला एजेंट बनना। आजकल जो शिक्षा की प्रणाली है और जो शिक्षक का रोल है वो सिर्फ यही है कि गिव द सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन।
वो केवल अपने सब्जेक्ट की विषय वस्तु को बच्चे के अंदर इंफॉर्मेशन दे रहा है, जो कि एक तरह से एजेंट के रूप में काम कर रहा है कि हाँ परीक्षा में बच्चे को अच्छे अंक लाने हैं, इनके लिए ये सब्जेक्ट पढ़ा लो, इस करिकुलम को पढ़ा लेने से बच्चा पास हो जाएगा। तो ये जो सिचुएशन बन रही है वो जस्ट लाइक एक एजेंट की तरह हो रही है। शिक्षक का जो काम हो रहा है वो एजेंट की तरह हो रहा है। तो ये भी कहीं ना कहीं पर बच्चे के अंदर असंतोष की भावना को जागृत कर रही है। अगला है ट्यूशन में ज्यादातर ध्यान देना। शिक्षक की छवि इस कारण भी धूमिल हुई है कि अपने इस जो कालांश उनको मिलता है पढ़ाने के लिए, उस कालांश में तो जनरल ज्ञान दे देते हैं, लेकिन डिफिकल्टी जो क्वेश्चन होते हैं वो उनको उतना नहीं ध्यान दे पाते, या अपने क्लास में उन बच्चों पर विशेष ध्यान नहीं दे पाते जो वीक हो या सामान्य से थोड़ा नीचे हो। तो वो भी चीजें हैं, वो केवल विशेष उनका ध्यान होता है कि बस क्लास हमारा कालांश समाप्त हो जाए, हमारी तो ये क्लास हो गई, बस जिसको समझना है वो ट्यूशन में पढ़े। यानी वो ट्यूशन को महत्वपूर्ण दे रहे हैं, अलग से उनका इकोनॉमिकल ग्रोथ को बढ़ाने के लिए अपना ट्यूशन की व्यवस्था, ट्यूशन के व्यवसाय को अपना रहे हैं, ज्यादातर लोग ध्यान दे रहे हैं। ये जो सिचुएशन बन रही है, ये जो परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, इससे भी शिक्षक का सम्मान कहीं न कहीं गिरा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि शिक्षा में शिक्षक की जो भूमिका है कहीं न कहीं धूमिल हुई है, और ये धूमिल होने के कारण ही बच्चे के अंदर छात्रों में जो है असंतोष की भावना पैदा हुई। आगे है अन्य कारण में दोषपूर्ण शिक्षा पद्धति। दोषपूर्ण शिक्षा पद्धति में है स्कूल में तानाशाही दृष्टिकोण। इस प्रत्येक स्कूल में कहीं न कहीं ऐसे देखने को मिलता है कि वहाँ पूरा तानाशाही दृष्टिकोण अपनाया जाता है, बच्चों के साथ वन वे स्ट्रीट की जाती है, बच्चे की फीलिंग को, उनके साथ हुई घटनाओं को पूरा संदर्भित नहीं देखा जाता, जिससे कि बस ये है कि बच्चा ने गलती कर दिया है, किस कारण से किया, कैसे किया, अनजाने में हुआ या क्या हुआ। यानी स्कूल हमेशा एक कहीं ना कहीं तानाशाह के रूप में भी देखने को मिलता है। इससे भी बच्चे के अंदर असंतोष की भावना जागृत होती है। दूसरा, केवल परीक्षा पास करना। ये देखा जा रहा है शिक्षा पद्धति में कि हम बच्चे को प्रत्येक साल स्कूल में बच्चे को ये कहते हैं बस पास होना है, यानी बच्चे को हम बार बार पढ़ने के लिए कह रहे हैं कि नहीं तुम्हें परीक्षा में पास होना है। उसे व्यवहारिक ज्ञान सीखना है, उसे व्यवहारिक नॉलेज के साथ साथ समाज के रीति रिवाज को ढंग से, जो आदर्श मूल्यों को भी सीखना है, वो कहीं न कहीं कम होती जा रही है। और केवल परीक्षा में पास होने के लिए केवल उनके विषय वस्तु के सैद्धांतिक ज्ञान पर बल दिया जा रहा है। ये एक शिक्षा पद्धति के दोष के रूप में भी जागृत हुई है, जो कि बच्चे के अंदर असंतोष को डेवलप कर रही है। अगला है वर्तमान शिक्षा पद्धति ज्यादा सैद्धांतिक होना। हम देख रहे हैं कि आजकल के शिक्षा प्रणाली में कितनी इतनी आधुनिक चीजें, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन दी जा रही हैं, मेडिकल का हो, इंजीनियरिंग का हो या साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हो। ये सारी चीजें, यानी एक हम अच्छा इंजीनियर बना रहे हैं, एक अच्छा वैज्ञानिक बना दे रहे हैं, एक अच्छा डॉक्टर बना दे रहे हैं, लेकिन एक अच्छा मानव के रूप में तैयार करने में काफी डिफिकल्टी जा रही है। ऐसा क्यों? कहीं ना कहीं हमारी वर्तमान शिक्षा पद्धति में कुछ कमियां हैं, कुछ हैं ऐसी चीजें, जैसे शिक्षा को नैतिकता से दूर रखना या कम से कम नगण्य करना। ये जो सारी चीजें, हम व्यवहारिक ज्ञान, अपने सामाजिक मूल्यों को छोड़ना, ये पूरी तरह तो नहीं, आंशिक रूप में केवल हम लागू कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कमियां हैं, वर्तमान शिक्षा प्रणाली को सैद्धांतिक कर रहे हैं, जबकि ये होना चाहिए कि जो परीक्षा की प्रणाली हो उसमें बाहर जो आप परीक्षा ले रहे हैं औपचारिक रूप से वो तो हो, लेकिन आंतरिक मूल्यांकन भी समय समय पर किया जाना चाहिए, जो कि एक शिक्षक का के साथ जो एटमॉस्फेयर में रह रहा है, उसके वातावरण में जो उसकी व्यवहार दिन प्रतिदिन निखर रहे हैं, जो सारी चीजें हैं, वो केवल हम परीक्षा में प्रश्न पत्रों के हल करने का ही नहीं रखें। वो सारी चीजें जो पद्धति में जो दोष हो रहे हैं, दोष पाई गई हैं, वो ये इन्हीं कारणों से बच्चे के अंदर भी असंतोष की भावना जागृत, डेवलपमेंट देखने में आ रहा है, जो कि शिक्षा पद्धति के एक दोष के रूप में है।
आगे स्वतंत्रता संग्राम का प्रभाव, स्वतंत्रता के समय जो संग्राम चला था उसमें छात्रों को काफी ये रहा, आगे आकर उसमें ये रहे, जनबल के रूप में काम किया। उन्होंने धारणा का प्रदर्शन और डिफरेंट डिफरेंट चीजों का उन्होंने सहयोग दिया संघर्ष के समय। तो उस समय ये जरूरत थी, हमारी आजादी के लिए ये जरूरत थी, हम ब्रिटिश काल में, ब्रिटिश के जमाने में ये छात्र प्रदर्शन करें। लेकिन ये जो स्वतंत्रता के समय में जो बच्चे के अंदर जो डेवलप हुई, जो छात्रों संघ के अंतर्गत ये सारी चीजें आई कि धारणा प्रदर्शन, अपने मांगों को लेकर के बैठ जाना या परीक्षा का बहिष्कार करना, ये डिफरेंट डिफरेंट चीजें जो अंतर्गत उनके असंतोष से भावना व्यवहार में आई हैं, ये कहीं न कहीं उसका प्रभाव रहा जो स्वतंत्रता के समय में की गई थी। वो तो हो गई, लेकिन आज जब हम स्वतंत्र होने के 60 साल बाद भी ये स्थिति बनी हुई है, हम कर रहे हैं क्यों? क्या उचित है, क्या अनुचित है? ये एक कहीं न कहीं डिफरेंसेस आ रहे हैं, इसको देखना होगा। चाहे टीचर हो, चाहे शिक्षक हो, या पदाधिकारी लोग हो, कर्मचारी लोग हो, ये कहीं न कहीं जो पहले की सिचुएशन है वो अब स्वतंत्रता के बाद की सिचुएशन में इन दोनों का प्रभाव दोनों के तुलनात्मक रूप से देखनी पड़ेगी, और उसी का प्रभाव रूप आज देखने को मिल रहा है जो छात्र असंतोष में दिख रहा है, उसके व्यवहार में परिलक्षित हो रहा है। अगला है चौथा, शिक्षक छात्र संबंध। जैसे कि पहले भी हम लोगों ने ऐतिहासिक में पढ़ा है कि वैदिक काल में बहुत ही अच्छे पिता और पुत्र का संबंध हुआ करता था। बौद्ध काल में वो एक वैदिक काल की अपेक्षा कुछ कम हुआ, लेकिन यहाँ पर एक शिक्षक नहीं कई शिक्षक हुए जो बौद्ध काल के मठों में पढ़ाए जाते थे और कई शिक्षक मिलकर अध्ययन करते थे। फिर भी एक सम्मानजनक स्थिति थी, एक शिक्षक के लिए जो संबंध था बहुत ही सामान्यजनक था। उसके बाद में मध्य काल आया, मुस्लिमों के काल में ये देखने को मिला कि टीचर और छात्रों के बीच सिर्फ फॉर्मल संबंध रहे, यानी टीचर और छात्र एक दूसरे को सामान्य रूप से ट्रीट कर रहे हैं, सामान्य रूप से शिक्षा की प्रणाली हो रही है, औपचारिक रूप से सारे संसाधन के साथ काम और शिक्षा की प्रणाली चल रही है। हाँ, यहीं से शिक्षक और शिक्षा और छात्र इस प्रक्रिया में, शिक्षा की प्रक्रिया में एक दंड का प्रावधान भी नियमबद्ध रूप से सामने आया कि टीचर बच्चे को पनिशमेंट देना शुरू किए। यहीं से संबंध में गिरावट धीरे धीरे आई। यहाँ स्व अनुशासन को बनाए रखने के लिए दंड का प्रावधान देखने को मिलता है। ये दंड का उस काल के संबंधों को उजागर कर रहा है। ब्रिटिश काल में भी ये संबंध कंट्रोल हुए, डिफरेंट रूप में हुए, क्योंकि इनके शिक्षा का उद्देश्य डिफरेंट था। फिर भी उनके संबंध जो है मध्य काल के बाद ब्रिटिश काल में और ही फॉर्मल रह गए। सिर्फ दंड का भी प्रभाव नॉर्मल रहा, कम हुआ, लेकिन संबंध नॉर्मल हो गए। तो ये संबंध प्रत्येक कालों में अलग अलग रहा। स्वतंत्रता के बाद में, जहां हम स्वतंत्रता के बाद में टीचर और छात्र के जो संबंध हैं वो और घनिष्ठ होने चाहिए, वो नहीं हुआ, सिर्फ फॉर्मल हो गई। ये फॉर्मल में भी फॉर्मल हो गया। टीचर और स्टूडेंट केवल उतने कालांश के लिए ही जाने जाते मिलते हैं, बस हमने क्लास लिया और खत्म। बाकी अगर किसी तरह का कांटेक्ट करना है तो वो उनके ट्यूशन में अलग से क्लास या पीरियड में रहे, उनके लिए आर्थिक ये रहा। ये कहीं ना कहीं जो टीचर और छात्रों के बीच का रिलेशन है स्वतंत्रता के बाद में, वो कहीं ना कहीं छवि जो है पहले की अपेक्षा नगण्य होती गई। ये जो संबंध गिरता गया, ये संबंध भी छात्रों के अंदर असंतोष को उत्पन्न किया, और यही असंतोष धीरे धीरे उसके परिलक्षित बिहेव में शुरू होने लगे। आगे छात्रों की संख्याओं के प्रति समस्याओं के प्रति उदासीनता। छात्रों की जो समस्याएं आती गई, दिन प्रतिदिन जो समस्याएं उत्पन्न हुई, उन समस्याओं को कर्मचारी वर्ग हो या शिक्षक वर्ग हो, कहीं ना कहीं उनको उतना ध्यान नहीं दिया गया, उन समस्याओं के समाधान पर विचार नहीं किया गया जितना किया जाना चाहिए। इससे भी छात्रों के प्रति
छात्र इन शिक्षा के प्रति जो है उदासीनता की भावना उत्पन्न हुई, क्योंकि उनके समस्याओं का समाधान नहीं मिलने से इस तरह से इससे भी छात्र असंतोष पैदा हुई। अगला है विद्यालय एवं श्रेणी कक्ष में छात्रों की संख्याओं में वृद्धि। आज हम देख रहे हैं जो विद्यालय की स्थिति है, प्रत्येक क्लास में कम से कम 25 से 30, 33, 35 बच्चों तक की संख्या देखने को मिलती है, जो कि एक टीचर के लिए जो प्रत्येक क्लास में इतनी संख्या का ध्यान रखना, या एक विद्यालय के लिए जो प्रत्येक साल इतने बच्चों को एडमिशन दिला लेना काफी ही कठिन काम सामने आता है। हर बच्चे का तो यहाँ तक है कि एडमिशन भी मिलना मुश्किल हो रहा है। काफी बच्चे तो ऐसे हैं जिनका एडमिशन नहीं होने से आगे उनकी पढ़ाई भी मुश्किल होती है। तो इस तरह जो छात्रों की संख्या बढ़ रही है और उसके देख रेख में उसके शिक्षा के साधनों की सही साधनों की व्यवस्था नहीं होने से छात्रों के अंदर जो है इस तरह की भावनाएं जो है, असंतोष की भावनाएं उत्पन्न होती है, उसे उजागर उनके व्यवहार में परिलक्षित होता है। अगला है घर एवं समाज का दूषित वातावरण। कहते हैं कि घर में भी घर का वातावरण, पहली शिक्षा बच्चा अपने घर से सीखता है। घर में उसका जो वातावरण है वो भी देखने को आजकल के जो ट्रेडिशनल है, पहले प्राचीन में तो ये था कि उनको एक संस्कार के बाद उनको गुरुकुल में दे दिया जाता था, चाहे वैदिक का हो, बौद्ध का हो, या मध्यकाल का हो, या ब्रिटिश काल में उन्हें 5 वर्ष पर सीधे उनको स्कूल में दाखिला दे दी जाती थी। आज स्वतंत्रता के बाद भी विद्यालय में जो स्थिति है, 5 वर्ष के बाद अच्छे आने के लिए या प्री प्राइमरी एजुकेशन की जो है, उसमें घर का रोल सबसे महत्वपूर्ण है। घर की स्थिति, यदि घर की एटमॉस्फेयर यदि अच्छा है तो बच्चे के एजुकेशन में कहीं भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। कैसे? यदि घर का एटमॉस्फेयर, पेरेंट्स, मम्मी और पापा जो हैं बच्चे के ऊपर विशेष ध्यान देंगे तो वो स्वाभाविक है कि घर का एटमॉस्फेयर सही रखेंगे और उसके लिए प्रोवाइड करेंगे क्या क्या शैक्षिक उपलब्धता चाहिए, साधन चाहिए, उपकरण चाहिए, उसके बुक्स का, स्टेशनरी का। अगर मान लिया गया उनके घर की स्थिति इकोनॉमिकल डाउन है, तब तो हो सकता है कि पेरेंट्स में पापा के अलावा मम्मी को भी इकोनॉमिकल दृष्टि से कहीं ना कहीं कामकाजी करना पड़े। तो वो अगर घर का एटमॉस्फेयर अगर ऐसा है, अगर इकोनॉमिकल वीक है, तो स्वाभाविक है कि उसके बच्चे पर इफेक्ट आएगा। उसी तरह से यदि दोनों पेरेंट्स कमाने वाले हैं तो बच्चे के ऊपर ध्यान देने वाला कोई नहीं है। घर में पता चला इतने रिच हैं कि उनके यहाँ दाइयां हैं, दाई हैं तो उनके बच्चे का डेवलपमेंट दाई के स्टैंडर्ड के हिसाब से सोचने का, बोलने का, तत्काल जो बचपन का जो रोल है वो इस हिसाब से दायरे से सीमित होता है। तो ये स्थिति ये है कि शिक्षा में जो बच्चे का डेवलपमेंट है वो घर का एटमॉस्फेयर काफी रोल करता है। वो घर जैसा एटमॉस्फेयर मिलेगा, बच्चे का एजुकेशन उस तरीके से होगा। उसी तरह से समाज, जिस समाज में है, जिस समाज से वो बिलोंग कर रहे हैं, वहाँ के मूल्य, वहाँ के सामाजिक स्थिति, रीति रिवाज, वो अगर दूषित वातावरण है तो बच्चे के अंदर भी उसी तरह के मूल्यों की गिरावट के साथ उसमें डेवलपमेंट व्यवहार में परिलक्षित होगा और ये देखने में आएगा कि बच्चे के अंदर भी असंतोष की भावना डेवलप होगी। इस तरह से हमने देखा कि छात्रों में असंतोष की भावना डेवलप होती है। अब इस असंतोष की भावना के निदान के लिए क्या क्या सुझाव है? पहला है परिवार, समाज और शिक्षण संस्थान तथा राज्य सभी मिलकर पहल करें। यानी परिवार भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, समाज भी और शिक्षण संस्थान भी और राज्य के आला अधिकारी इस शिक्षा को महत्व दे, यानी सभी मिलकर काम करें। केवल विद्यालय को या विद्यालय में स्थापित टीचर के ऊपर प्रेशर देकर नहीं किया जा सकता। सिर्फ स्कूल में बच्चा आपका 5 से 6 घंटा होता है, बाद में वो घर में होता है, समाज में होता है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए ये सारी चीजें देखनी है
और इन सारी चीजों के नवनिर्माण में जो राज्य की भी भूमिका है कि शिक्षा को वो मूलतः कैसे करना है, किस रूपरेखा में तैयार करना है, प्रजातांत्रिक गुणों को कैसे लाना है, अपने राज्य की शिक्षा के लिए क्या करें, विशेष रूप से क्या तैयार कराएं, चाहे वो पॉलिसी बनानी हो या प्लानिंग करनी हो या आपके क्रियान्वयन की बात हो, तो उसे भी ध्यान में ये रखना होगा कि हमें शिक्षा के अंतर्गत जो छात्रों में जो असंतोष की भावना पैदा हो रही है वो कारणों को ढूंढें। परिवार में इसके कैसे होगा, समाज में कैसे होगा और शिक्षण संस्थान में उन छात्रों के असंतोष की भावना को दूर करने के लिए क्या किया जाएगा। दूसरा है अच्छे संस्कार विकसित करना। जितने भी शिक्षण संस्थान हैं उनके लिए जो कोर्स कैरिकुलम डेवलपमेंट किया जा रहा है, प्राचीन काल में तो एक वैदिक काल से ले लें तो वहां एक ही आदर्श गुरु और टीचर की भूमिका होती थी जो कि पूरे स्व अनुशासन के हिसाब से आदर्श मॉडल के रूप में उनको देखकर बड़े बच्चे से छोटे बच्चा, बड़ा बच्चा अपने गुरु को देख करके सीखता था। आज वो प्रणाली जो है बिल्कुल नगण्य हो गई है। स्वतंत्रता के 60 साल बाद भी हम अच्छे संस्कारों को विकसित करने में समर्थ नहीं हो पाए हैं, जबकि शिक्षा की हमारी सारी टेक्नोलॉजी हो, प्रौद्योगिकी हो, हम लेटेस्ट चीजें अपना रहे हैं लेकिन अच्छे संस्कार को विकसित नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ ये कमियां है, इसको सुधारने की आवश्यकता है। चाहे नीति में बदलाव करें, चाहे किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के लेवल पर करें, कोर्स करिकुलम के डेवलपमेंट में करें, ये करना होगा। अगला है समाज में आदर्शवाद को सर्वोपरि प्रतिष्ठा देना। समाज में जो आदर्श जो विचार हैं, जो ट्रूथ की बातें हैं, उनको हमें सर्वोपरि स्थान में रखना होगा। आज वैज्ञानिक युग है, इस युग में आदर्शवादी भावनाओं को कम देखा जा रहा है। आज व्यवहारिक आजकल के व्यक्ति जो हैं आदर्शवादी युग से कम और व्यवहारवाद को ज्यादा ये दे रहे हैं। तो इस चीजों को भी ध्यान में रखना होगा ताकि बच्चे के अंदर इस तरह के गुणों को डेवलप किया जा सके और उनके अंदर जो है असंतोष की भावना डेवलप होने में कमी होगी। अच्छी शिक्षा व्यवस्था, हमारी जो शिक्षा की व्यवस्था है, जो प्रणाली है, वो एक सुदृढ़ करनी होगी। कहीं ना कहीं इसमें कमी है और ये इस कमियों को दूर करने के लिए कई आयोग और कमीशनों ने पूरे देश के लिए एक ही शिक्षा प्रणाली की गई है कि एक ही अच्छी शिक्षा की व्यवस्था की जाए, एक ही तरह की पाठ्यक्रम दिए जाएं ताकि उनकी व्यवस्थापन में कोई कमियां ना रहें। कोई अवगुण हो तो उसको समय पर ठीक किया जा सके। अगला है दूषित, संकीर्ण एवं स्वार्थपूर्ण राजनीति समाप्त करना होगा। यानी जो हमारे माहौल यानी हमारी सामाजिक परिवेश में जो स्वार्थपूर्ण राजनीति है उसको और संकीर्ण विचारधाराएं, जो हम विचार हैं, जो हमारे मूल्य हैं, उनको अच्छे मूल्यों को स्थापित करना होगा और दूषित चीजों को छोड़नी होगी और उसके आधार पर ही हम बच्चे के अंदर डेवलपमेंट कर पाएंगे। इस तरह से हम आगे ये देखेंगे